बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो आपका जो लेक्चर है वो एक ऑब्वियसली आपको पता है इंटरैक्टिव सेशन है। तो सवाल मेरे पास जो आए हैं एओर्टिक और कैरोटिड बॉडी के बारे में बता दीजिए। तो ये वाला सवाल जो है इसके हवाले से मैं आपसे बात कर रही हूँ। अभी फिलहाल एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसमें मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। 1 मिनट ठहर जाइएगा बस, और मुझे काइंडली ये ज़रूर बता दिएगा कि आपके साथ स्क्रीन शेयर हो गई है या नहीं हो गई है। हैंड रेज कर दीजिएगा जैसे ही स्क्रीन शेयर हो जाए। कैन यू सी द स्क्रीन? थैंक यू सो मच। ऑलराइट। अच्छा, एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडीज के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो एक्टिविटीज हैं जो कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज कर रही होती हैं। पहले आपको वो समझ लें। एक कहलाती है बैरो रिसेप्टर एक्टिविटी, ठीक है जी, और दूसरी कहलाती है कीमो रिसेप्टर एक्टिविटी, ठीक है जी। अच्छा, अब बैरो रिसेप्टर एक्टिविटी, जैसे कि आपको मालूम है बैरोमीटर वगैरह जो होते हैं वो एयर का प्रेशर लेने के लिए होते हैं, जैसे कि हमने देखा है हर जगह पे। तो वो एयर का प्रेशर या मतलब वट एवर दैट प्रेशर ऑफ द फ्लूइड विच इज फ्लोइंग थ्रू दैट रिसेप्टर इज, उसके बेसिकली हवाले से और प्रेशर मेजरमेंट के लिए बैरो का वर्ड इस्तेमाल होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है जी। सो पहली चीज तो ये हो गई कि आप प्रेशर मेजर कर रहे हैं। कीमो रिसेप्टर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ केमिकल प्रेजेंट इन द सब्सटेंस विच वी आर मेजरिंग, ठीक है। तो कीमो रिसेप्टर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो आपके यही जो कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज हैं ये दो काम कर रहे होते हैं जब इनके पास से ब्लड गुजरता है। हाँ, एक चीज और जो यहाँ पे बताने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि से फॉर एग्जाम्पल हम जब एक मर्तबा ब्लड को पंप करते हैं तो हमारे हर ऑर्गन से ब्लड एक ही मर्तबा गुजरता है। समझ में आ रही? कि से फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जी जो मैंने ब्लड पंप किया, जितना भी मेरा कार्डिक आउटपुट गया है वो मेरे ऑर्गन को उसका 10% या 20% मिलेगा। तो वो जो 20% या 10% मिलेगा वो एक ही दफा उधर से गुजरेगा, ठीक है, बार बार नहीं गुजरेगा। लेकिन कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज में एक रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हर बार जब ब्लड पंप होता है तो जितने परसेंट भी ब्लड का जो है वो जा रहा है वो कोई 10 टू ओवर 80 टाइम्स जो है एट डिफरेंट टाइम्स वो बार बार उसी जगह घूमता रहता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जब भी ब्लड घूम रहा होता है और बार बार उस ऑर्गन से गुजर रहा होता है तो उसका जो बिल्कुल जो माइन्यूटेस्ट भी जो प्रेशर चेंज है वो एओर्टिक और कैरोटिड बॉडीज जो है वो नोटिस करती हैं। इसी तरह से कीमो रिसेप्टर एक्टिविटी के हवाले से बात करते हैं तो ये तीन चीजों की बेसिकली मेजरमेंट करता है कीमो रिसेप्टर एक्टिविटी के तौर पे। एक है PO2, सेकेंड वन इज PCO2 एंड नंबर 3 इज pH। अब ये तीनों चीजें किसकी हैं? ऑब्वियसली इन जगहों से ब्लड गुजर रहा है तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज थिंग्स या पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज थिंग्स इन द ब्लड, सर्कुलेटिंग ब्लड, ठीक है जी। PO2 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का और ये आपको ये बता रहा होता है कि अब ब्लड जो है वो कितना परसेंट ऑक्सीजनेटेड है, कितना परसेंट उसको होना चाहिए, उतना परसेंट है या नहीं है। अगर तो जो सेफ जो नॉर्मल रेंजेस के अंदर आ रहा है तो ठीक है, अगर उससे कम जा रहा है तो यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। यहाँ से जो रिसेप्टर्स हैं ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देते हैं टुवर्ड्स द ब्रेन जिसके नतीजे में फिर वो पूरी एक्टिविटी होती है। अच्छा, उससे ज्यादा खतरनाक जो चीज है वो है आपका PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द बॉडी। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की एक मखसूस क्वांटिटी होनी चाहिए ब्लड के अंदर, क्यों? इसलिए कि बाइकार्बोनेट्स बनाने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो इसका मतलब अगेन क्या है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। रिफ्लेक्स एक्टिविटी है कि अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पा रहा, तो जब बाहर इतना एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल पा रहा तो ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी कोई ट्रबल है क्योंकि उतना ऑक्सीजन भी नहीं आ पा रहा होगा। तो अगेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड जो चीज है वो ये है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है तो आपका जो ब्लड है वो खासा अल्कलाइन हो जाता है। अगर हाइड्रोजन आयंस की ज्यादती हो जाती है तो आपका ब्लड जो है वो बहुत एसिडिक हो सकता है। तो आपके पीएच को भी मेंटेन कर रहा, मतलब पीएच को भी स्टडी कर रहा होता है
क्योंकि अगेन फिर वो जो ब्रेन है उसको सिग्नल्स जाते हैं ताकि आपके ब्लड का जो पीएच है वो मेंटेन हो सके। यहां तक जो चीज समझ में आ गई है तो मुझे बता दो प्लीज। यस मैम, आ गई है। कोई चीज हो अभी यहाँ कोई कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रही हो? नहीं, आगे चलते हैं फिर। ओके, अब हम आ जाते हैं कि आपकी जो कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज होती हैं वो होती किधर हैं। ठीक है जी, तो आपकी जो जैसे कैरोटिड बॉडी की बात कर रहे हैं तो नाम से एक बात याद रखना कि एनाटॉमी में जैसे हम बात करते रहे हमेशा से कि आपकी रिलेटेड टर्म्स इस्तेमाल हो रही होती हैं ताकि आपको ज्यादा मुशक्कत ना करनी पड़े याद करने की। अगर आप लोगों को एओर्टा की प्लेसमेंट बॉडी के अंदर मालूम है और आपको कैरोटिड आर्टरी की प्लेसमेंट अपनी बॉडी के अंदर मालूम है तो आपको मालूम होगा कि जी कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज कहाँ होती हैं। अगर आपको वो चीज नहीं मालूम तो ऑब्वियसली तमाम की कहानी खत्म। अब मैं आपको बता देती हूँ एक बेसिक, जो आप लोगों में से किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि मैडम एनाटॉमी ना पढ़ाएं, फिजियोलॉजी ना पढ़ाएं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ दवाओं से खेलना है। तो बेटा दवाओं से उसी वक्त खेलोगे जब बाकी की चीजें पता होंगी। अब इस वक्त यहाँ पे कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज जो हैं वो कितना मेजर रोल प्ले कर रही हैं, वो अगर आपको नहीं पता होगा कि बॉडी में कहाँ होती हैं तो आपके लिए खासा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो ये देखो, आप यहाँ से, ये हार्ट है, हार्ट यहाँ से निकल रहा है और मतलब हार्ट में से एक बहुत ही जो लार्जेस्ट वेसल है जिसको हम एओर्टा कहते हैं वो निकल के आ रही है। अच्छा, एओर्टा जो है इसका ये इतना जो पार्ट है, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से करूं ताकि आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ सके, एओर्टा का जो ये पार्ट है जो हार्ट से डायरेक्टली निकल रहा है इसको हम कहते हैं असेंडिंग एओर्टा। बेटा माइक बंद करिए प्लीज, माइक बंद करें प्लीज। Whose mic is on? असेंडिंग एओर्टा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद असेंडिंग एओर्टा कंटिन्यू करता है इनटू आर्च ऑफ एओर्टा, एंड लास्ट ऑफ ऑल आर्च ऑफ एओर्टा कंटिन्यूज इनटू डिसेंडिंग एओर्टा। अच्छा, अब ये जो डिसेंडिंग एओर्टा, असेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा हो गया। आर्च ऑफ एओर्टा में 3 ब्रांचेस होती हैं, आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 ब्रांचेस हैं, 1 2 3। 1 जो है वो फर्दर आगे जाके 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, तो इसको हम जो है वो 4 और 5 कह देते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं आगे से ज्यादा जो है वो नहीं लेके जाऊंगी, आप सिर्फ ये याद रखिए कि ब्रांच नंबर 1 और ब्रांच नंबर 2 के दरमियान में एक स्ट्रक्चर होता है और इसी तरह ब्रांच 2 और 3 के दरमियान में एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी ऑल टुगेदर देखा जाए तो जो ब्रांच नंबर 2 है उसके आइदर साइड के ऊपर एक एक स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, नाम क्या है, एओर्टा। तो एओर्टा से रिलेट करके बॉडी का नाम क्या हो जाएगा, एओर्टिक बॉडी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है, अच्छा जो ब्रांच है बेसिकली जिसके ये अराउंड ये मौजूद है, इस ब्रांच का नाम है, इस ब्रांच का नाम है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं जब, तो इसको थोड़ा सा मैं हटाती हूँ क्योंकि ये आप लोगों के लिए, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेती हूँ, काम करती हूँ, 1 मिनट ठहरिएगा जरा। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो ब्रांच है इसको मैं डिफरेंट कलर से बना रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें। वी हैव अ कंटिन्यूएशन, यहाँ पे ये जो आर्टरी है जो ऊपर जा रही है, आई एम सॉरी, हाँ, ये जो आर्टरी ऊपर जा रही है, आर्टरी नंबर 2 जिसकी हम बात कर रहे थे, और आर्टरी नंबर 5 ये ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके ये दोनों कॉमन कैरोटिड्स है। ये जो 5 है ये कहलाती है राइट कॉमन कैरोटिड। ठीक है, तो अब आपके पास 2 आर्टरीज हो गई, ब्रांच नंबर 2 जो कि लेफ्ट कॉमन कैरोटिड कहला रही है और ब्रांच नंबर 5 जो कि राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहला रही है।
ठीक है जी। ये दोनों आर्टरीज ऊपर जाके यानी तकरीबन आप समझ लें, अच्छा ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है ना, इसको हम शहरक भी कहते हैं। अगर आपने ये वर्ड सुना हो, शहरक कहलाती है ये हमारी, यानी बेसिकली ये शहरक का मतलब क्या है, क्यों, इसलिए कि चूंकि ये ब्रेन और जो अपर जो आपका एरिया है उसको आर्टीरियल सप्लाई दे रही होती है, तो अगर इसको काट दे तो चूंकि काफी ज्यादा जो है ब्रेन को ब्लड सप्लाई रुकेगी, तो ब्रेन को डैमेज होने के चांसेस और इंस्टेंट डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इस वजह से इसको जो है वो शहरक कहा जाता है। ठीक है जी। अब ये जो आर्टरी ऊपर ब्रेन जा रही है नेक पे, तो क्या होता है कि यहाँ पे ये डिवाइड हो जाती है इनटू 2 ब्रांचेस। इसको मैं येट अनदर कलर से बना रही हूँ ताकि आप ब्रांचेस को जो है ज्यादा बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर सकें। ये देखिए, ये इस तरह से 2 ब्रांचेस ये वाली आर्टरी की बन जाती हैं, 2 ब्रांचेस इस वाली आर्टरी की बन जाती हैं। अच्छा, दोनों तरफ। अदनान शाह, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? अगर है तो आप चैट पे भी टाइप कर सकते हैं या आप माइक खोल के पूछ लीजिए। अदनान शाह, नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं। आपने हैंड रेज किया था, आई थॉट आपको कोई क्वेश्चन पूछना है। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? मैम हमारा वो हो गया था, गलती से हो गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, तो फिर हम यहाँ तक पहुंचे तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो आगे जाके 2 में डिवाइड होती है। अच्छा, दोनों में नाम सेम रहते हैं, राइट और लेफ्ट लगा रहे होते हैं आप खाली, ठीक है। तो जो लेफ्ट की कॉमन कैरोटिड है हम उसी की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो ये इसकी जो ब्रांच है ये हो गई जो अंदर है, ये जो दोनों अंदर वाली ब्रांचेस हैं, ये वाली जो दोनों अंदर वाली ब्रांचेस हैं, इनको कहते हैं इंटरनल कैरोटिड। और जो बाहर वाली दोनों साइड्स हैं, ये वाली दोनों, इनको कहते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड। राइट और लेफ्ट लगा लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि राइट साइड की बात हो रही है, लेफ्ट साइड की बात हो रही है। ठीक है जी। इंटरनल कैरोटिड एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमने कोई आगे लंबी कहानी नहीं करनी है, इसलिए कि हमें जो चीज डिस्कस करनी है दैट समथिंग डिफरेंट। ठीक है जी। तो हमें डिस्कस करना ये है कि यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं कैरोटिड की, ये इसलिए बात कर रहे हैं बेसिकली। जो आपको मैं पोजीशन बताना चाह रही हूँ, ये देख लीजिए अब आप कि ये रही आपकी एक और बॉडी, जो कि दोनों जो ब्रांच हो रही है एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड के दरमियान में जो ब्रांचिंग हो रही है, उधर ये एक बॉडी इस तरह से इधर साइड पे, राइट और लेफ्ट साइड पे लगी हुई होती है, और इसको हम कहते हैं कैरोटिड बॉडी। ठीक है जी। सो एओर्टिक बॉडी जो है वो एओर्टा के साथ अटैच होती है, कैरोटिड बॉडी जो है वो कैरोटिड आर्टरीज के साथ अटैच होती है। अब ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अपर पार्ट है, मेजर एरिया है, ब्लड यहाँ से निकल रहा है, यानी तकरीबन समझे कि जितना जो फ्रेश ब्लड है या जो मैक्सिमम काइंड ऑफ ब्लड है, और इस जगह ये वो जगह है जहां पे जो ब्लड का जो प्रेशर है वो तकरीबन उतना होता है जितना हार्ट का होता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है, न्यूट्रिशन के हवाले से, केमिकल की प्रेजेंस के हवाले से, या प्रेशर के हवाले से, इट्स जस्ट इक्वल टू दैट विच इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे एक जो ब्लड है यहीं पे सर्कुलेट करके ये आपको जो है मतलब ये एक इंफॉर्मेशन देता है कि जी ब्लड इधर जो है वो ऑक्सीजनेटेड है या नहीं है, या कि ब्लड का जो प्रेशर है वो अच्छा फेयरली इनफ है या नहीं है। अगर तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो ऑब्वियसली कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं हो रहा होता। लेकिन जब अगर ब्लड प्रेशर जो है वो आगे पीछे होता है तो इसके नतीजे में सिग्नल्स जाते हैं टू द ब्रेन, जो कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में जो ब्रेन के अंदर जो पार्ट है जहां पर आपका हार्ट और रेस्पिरेशन कंट्रोल होती है, क्योंकि आपका जो कार्डियक सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर है वो दोनों मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, तो वहां पे जाके ये जो है वो उसको कमांड मिलती है, और कमांड मिलने के बाद फिर जो है वो आपका जो है ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन होती है। और इस तरह से अगर तो हाइपरटेंशन हुई हुई है तो हाइपोटेंशन हो जाती है, और अगर हाइपोटेंशन है तो हाइपरटेंशन हो जाती है। बेसिकली जो आपका जो प्रेशर है उसको मेंटेन करती हैं कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज। अब आपका जो सवाल था बेसिकली यही था, या इसमें से भी कुछ और पूछना चाह रहे थे आप, ये मुझे बता दो आप। ये बच्ची का नाम क्या था? चैट बॉक्स नहीं खुला मेरे पास, एक मिनट ठहरिएगा जरा। आई थिंक मुझे शेयर खत्म करना पड़ेगा तब जाके ये खुलेगा। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। और मेरा ख्याल है चैट बॉक्स मेरे पास खुल गया है।
मैं आपको बता देती हूँ इसमें। एक मिनट ठहरिएगा, ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है, चैट खुल क्यों नहीं रही है। हाँ जी, तो ये क्या हुआ, अभी तो खुला था चैट बॉक्स। व्हाट इज दिस हैपनिंग। हाँ जी, तो यस आ गया समझ में, यही समझना था, ठीक है, ओके। अच्छा, अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये था कि हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंसिव अर्जेंसी बिकॉज देयर आर नो सिम्टम्स। हाँ, ये थोड़ी सी राज अहमद बेटा, ये बेसिकली जो है हमारी एक तरह से समझ लें एक्सीडेंटल फाइंडिंग हो सकती है, या एक तरह से ये समझें कि स्पेसिफिकली पेशेंट को कुछ अब एबनॉर्मल सा फील होगा तो ये बोलेगा कि हाँ जी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर लो, ठीक है। एज सच कोई खास बड़े सिम्टम्स जैसे थ्रॉबिंग हेडेक हो गया, नोजिया वॉमिटिंग हो गई, या फेशियल फ्लशिंग हो गई, या विजुअल ब्लरिंग हो गई, इस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन एक फीलिंग ऑफ अनईजीनेस या डिस्कम्फर्ट पेशेंट फील करेगा, और एक अजीब सी उसको कैफियत महसूस होगी, समथिंग इज नॉट गोइंग रॉन्ग। या बहुत नहीं तो ज्यादातर ऐसा भी होता है कि लोग जो हैं वो बहुत शदीद गुस्सा कर रहे होते हैं, और उस टाइम पे जब उनको देखा जाता है तो पता चलता है कि हाँ जी ब्लड प्रेशर जो है वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है और अर्जेंसी की लेवल पे आया हुआ है। तो यूजुअली वो क्योंकि गुस्सा करना एक सिम्टम नहीं कहला सकता, तो बेसिकली वो भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन एक फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट पेशेंट्स जो हैं वो बहुत सारे बोल रहे होते हैं कि मतलब डिस्कम्फर्ट की फीलिंग आती है जिसकी वजह से बस ब्लड प्रेशर चेक कराया तो पता चला कि ये चीज निकल के आई है। इज दैट क्लियर? मैम तो सिम्टम्स जो है उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं होगा ना, जैसे इमरजेंसी और अर्जेंसी के जो और डिफरेंस बन रहे हैं, पर जो सिम्टम्स है सिम्टम्स तो डिफरेंस में नहीं आएंगे ना, देखो डिफरेंशिएट। नहीं नहीं, मैं डिफरेंशिएशन तो नहीं हो सकता ना बिल्कुल भी, क्योंकि ऑब्वियसली हार्ट के जो हाई ब्लड प्रेशर की जो सिम्टम्स है वो तो वही रहने वाले हैं, लेकिन सिर्फ इतना होता है कि हम जो अर्जेंसी और इमरजेंसी की जो बात करें उसमें एक फेयरली जो डिफरेंस आ रहा है वो ये कि फेयरली विजिबल काइंड ऑफ ऑर्गन डैमेज टेक प्लेस, ठीक है। अगर आप याद करो सिम्टम थोड़े बहुत तो फिर भी मिल रहे होंगे हाइपरटेंशन के, बट जो डिफरेंस है दोनों में वो क्या है कि बेसिकली इनके दरमियान हाई में ब्लड ऑर्गन प्रेशर, डैमेज है। यस यस मैम, हाई ब्लड प्रेशर विद ऑर्गन डैमेज है इमरजेंसी, एंड विदाउट ऑर्गन डैमेज अर्जेंसी। अर्जेंसी, तो थोड़े बहुत सिम्टम्स तो ऑब्वियसली हाइपरटेंशन के तो आएंगे, लेकिन ऑर्गन डैमेज नहीं होगा। ऑर्गन डैमेज से मुराद क्या आपका कि ब्रेन के अंदर जो है वेसल्स का बर्स्ट होना वो नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, किडनी का फेलियर है वो नहीं होगा, या लिवर के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से इंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो गई है, वो नहीं होगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? यस मैम। राज आप ही हो? नहीं मैम, मैं आयशा हूँ, आयशा। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अराज कह रहे हैं ओके मैडम समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर ये शाह हैं कोई जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ब्लड प्रेशर। बेटा ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करने वाले से क्या मुराद है? आप क्वेश्चन थोड़ा सा वर्बली रिपीट करोगे मेरे सामने? माइक ऑन कर लो अपना। R Shah, can you hear me? देखो फैक्टर्स मैं आप जो जितना मुझे समझ में आ रहा है क्वेश्चन उसके हवाले से तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो तमाम चीजें जो कि ब्लड प्रेशर को लोअर करें या हायर करें, मुझे इसलिए थोड़ा सा मैं पूछना चाह रही थी कि व्हाट डू यू वांट टू आस्क, कि
factors which are affecting blood pressure in causing it towards hypertension या hypotension, क्योंकि दोनों की अलग अलग चीजें हो जाएंगी। खैर मैं बता देती हूँ, हाइपरटेंशन के लिए यूजुअली जो फैक्टर है, जो सबसे कॉमन फैक्टर है वो एजिंग है, ठीक है। उसके बाद फिर ओबेसिटी है, फिर उसके बाद जो है वो डायबिटीज है, फिर उसके बाद जो है वो जो एबनॉर्मल डाइट पैटर्न है वो आ जाता है, यानी सॉल्ट इनटेक हो गया, अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, सिगरेट स्मोकिंग हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा फैटी मील हो गया, या बहुत ज्यादा आउटिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चार्ड मीट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह की जो तमाम चीजें होती हैं, क्योंकि वो उनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से उसके ऑल टुगेदर आखिर में एंड में यही कहानी होती है कि जी ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो ये तमाम चीजें हो सकती हैं। फिर उसके अलावा अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन है, पेशेंट बहुत स्ट्रेस में रहता है हर वक्त, उसके टाइट डेडलाइंस आ रही होती हैं, या उसके ऑफिस में बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, या घर की कोई टेंशन है, मतलब किसी भी किस्म का जो मेंटल स्ट्रेस है वो हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। इवन यहाँ तक भी है कि पिछले दिनों जैसे मैं हॉस्पिटल गई तो बहुत देर तक डॉक्टर का वेट करने के बाद जो है वो मेरा चेहरा जो है वो बहुत सुर्ख हो रहा था, तो मामू ने कहा कि तुम अपना ब्लड प्रेशर चेक कराओ। अच्छा, मेरा ब्लड प्रेशर निकल के आ गया काफी हाई, बिल्कुल ना। तो उस पे डॉक्टर का कहना ये था, जब डॉक्टर को उन्होंने बताया कि देखें इसका इस तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर ने कहा नहीं जी इसमें कोई नहीं है, शी वॉज सिटिंग हियर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड she may be stressed or she may be very क्या कहना चाहिए, थकन हो रही होगी इनको, तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। अच्छा, एक और बहुत वजह जो बहुत कॉमन वजह है कि वो तमाम लोग जिनको रेस्पिरेटरी ट्रबल है, जिसके नतीजे में किसी भी वजह से उनकी जो ब्लड की ऑक्सीजनेशन ठीक नहीं हो पाती, वो तमाम लोगों का भी रिफ्लेक्स एक्टिविटी के तौर पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। वो तमाम लोग जो किसी हवाले से स्वेलिंग का शिकार हैं, लाइक उनको जो है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई हुई है, मैलन्यूट्रिशन हुआ हुआ है, या क्या कहना चाहिए उनको कोई भी एक रीजन है जिसकी वजह से बॉडी में फ्लूइड रुक रहा है, वो कोई भी रीजन जो कि बॉडी में फ्लूइड को रोकेगा, उसकी वजह से जैसे मैंने आपको बताया फ्लूइड ओवरलोड होगा, तो वो फ्लूइड ओवरलोड हाइपरटेंशन कॉज करेगा। बहुत दफा ये होता है कि एक पेशेंट है जिसको किसी भी रीजन की वजह से बेइंतहा सर में दर्द रहता है, से फॉर एग्जाम्पल धूप में काम करने से सर में दर्द हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन से सर में दर्द हो गया, किसी भी रीजन से सर में दर्द हो गया, वो सर का दर्द जो है वो रिट्रोग्रेड जाके आपका हाइपरटेंशन कराता है। तो ये तमाम रीजन हो सकते हैं हाइपरटेंशन कॉज कराने के। इज दैट क्लियर? मतलब यही सवाल था? यस मैम, यही सवाल था। ओके जी, थैंक यू सो मच। मेहर अली शाह ने सवाल पूछा है कि ये तमाम टर्म्स हैं ये नहीं समझ में आ रही हैं, तो इनको एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, बताती हूँ, मैं एक एक करके बता रही हूँ। गायनिकोमेसिया, बेसिकली इसको गायनिकोमेसिया पढ़ते हैं, ठीक है। गायनिकोमेसिया मैंने आगे कहीं डिस्कस भी किया, आपके पास एक वीडियो अभी एक दो दिन में अभी आप लोग देखोगे तो मैंने कहीं, मुझे याद पड़ता है मैंने एक्सप्लेन किया है। Basically, it's the growth of the breast due to any kind of drug reaction, ठीक है। तो उसमें गायनिकोमेसिया होता है। मेल फीमेल पार्टिसिपेंट्स अगर हैं, से फॉर एग्जांपल पेशेंट्स हैं जो कि फीमेल पेशेंट्स हैं, उनको एज सच इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता गायनिकोमेसिया, इट्स जस्ट अनदर लिटिल स्लाइटली ग्रोथ ऑफ देयर ऑलरेडी प्रेजेंट ब्रेस्ट, वो इतना इशू नहीं है। प्रॉब्लम आती है मर्द हजरात के लिए जिनको गायनिकोमेसिया हो जाओ, खुसूसियत से ये टर्म जो है वो उसी वक्त इस्तेमाल हो रही होती है क्योंकि गायनिकोमेसिया फीमेल में ऑब्वियस होता ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर थोड़ी बहुत इधर उधर ग्रोथ हो भी गई है तो ऐसा उसको कोई इम्पोर्टेंट फैक्टर या इम्पोर्टेंट सिम्टम के तौर पे नहीं कंसिडर किया जा रहा होता। मर्द हजरात के अंदर अगर गायनिकोमेसिया हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इट्स a growth of full-fledged female kind of breast in a male, वो काफी प्रॉब्लमेटिक होता है और लोगों के लिए काफी ट्रबलसम हो जाता है। तो उसके लिए फिर यही है कि यूजुअली सर्जरी कराई जा रही होती है। सो दिस इज गायनिकोमेसिया। अच्छा जी, उसके बाद फिर लेसिट्यूड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे थोड़ा सा अगर आप दे दो, मैं इसको प्रॉपर आपको मीनिंग देख के बता देती हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मीनिंग इसकी कंफ्यूजन में हूं मैं, 2 मिनट दीजिएगा मुझे। लेसिट्यूड इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल और मेंटल वेयरीनेस, लैक ऑफ एनर्जी, यानी एक पेशेंट है जिसको एनर्जी नहीं महसूस हो रही है, वीक महसूस कर रहा है खुद को, तो दैट इज नोन एज लेसिट्यूड, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद ये आई एम सॉरी, वो
टेक्स्ट बॉक्स फिर गायब हो गया। अब मैं कहाँ से ढूंढूं? हाँ, मिल गया। अच्छा जी, इसके बाद फिर है हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दैट इज योर रिट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इजैक्यूलेशन का तो जो वर्ड है उसका मतलब क्या है कि जो फाइनल सेक्सुअल एक्ट का जो फाइनल मैकेनिज्म होता है इसको इजैक्यूलेशन कहते हैं, यानी जो रिलीज ऑफ द स्पर्म्स फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज नोन एज पीनिस, उसमें से जो फाइनल जो रिमूवल होता है ऑफ स्पर्म्स एंड दैट ऑल द काइंड ऑफ hormones and enzymatic activities, तो वो जो तमाम जो रिलीज होता है वो आपका क्या कहलाता है? इजैक्यूलेशन कहलाता है। रिट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसके हवाले से मुझे एक सेकंड दीजिएगा आप, मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, रिट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन का मतलब ये है कि जो इजैक्यूलेशन है उसको पीनिस से बाहर की तरफ निकलना है। इट हैज टू बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। वो उसकी जगह वो बैक प्रेशर से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चली जाती है। इजैक्यूलेशनल जो कंटेंट है जिसमें स्पर्म्स हैं और एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा लिक्विड होता है, उसको वो ब्लैडर में नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल मस्कुलर वीकनेस है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो रिट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन में क्या होता है कि वो पीछे बैक की तरफ चली जाती है, सामने की तरफ नहीं निकल पाती, तो उसको रिट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन कहा जाता है। सूडो टॉलरेंस का मुराद, सूडो से मुराद याद रखिएगा कि फॉल्स वर्ड फॉल्स के लिए इस्तेमाल होता है। टॉलरेंस से मुराद ये है कि आपकी जो ड्रग है, ये मुझे मालूम नहीं है ये आपने वर्ड कहाँ से उठाया है, लेकिन बेसिकली टॉलरेंस को अगर हम ड्रग टॉलरेंस के हवाले से बात कर रहे हैं तो टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि इनएबिलिटी टू मतलब क्या कहेंगे, किस तरह से कहेंगे इसको, हाउ वुड यू कॉल इट, पेशेंट जो है वो जो नॉर्मल जो यूजुअल डोज है उसको रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है, तो उसको टॉलरेंस कहते हैं कि यानी उसको जो है पेशेंट को डोज बढ़ाने की जरूरत पड़ी होती है सो दैट ड्रग कैन अफेक्ट दैट बॉडी। ठीक है, यूजुअली हम नींद की जो दवाएं होती हैं, जो रिलैक्सिंग जो मेडिसिन होती हैं, उनके अंदर यूजुअली हम ये चीज नोटिस कर रहे होते हैं कि हमें टॉलरेंस जनरेट हो रही होती है ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्गर यूज की। अगर आपने 0.25 मिलीग्राम से अगर मेडिसिन शुरू की है तो 2 महीने के अंदर अंदर आप जो है वो 5 to 10 मिलीग्राम की टैबलेट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो जो कम डोज की जो टैबलेट है वो आपके ऊपर असर नहीं करी होगी, तो आप आहिस्ता आहिस्ता डोज बढ़ाते जाएंगे। तो ये तो टॉलरेंस हो गई। सूडो टॉलरेंस का मतलब क्या है कि ये फॉल्स फीलिंग आ रही है टॉलरेंस की। क्लियर है ये बात यहां तक? अच्छा, अब यहाँ पे एक जो मसला है वो ये है कि हमारा टाइम हो रहा है खत्म। क्या मैं आपको दोबारा इनविटेशन भेजूं? व्हाट्सएप पे बता दिएगा, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।